आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। ये दोनों सीटें प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव और आजम खान के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद लोकसभा से इस्तीफा देने की वजह से रिक्त हुई हैं। आजमगढ़ और रामपुर दोनों लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। वह ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव से पहले आजमगढ़ की सीट पर उनके पिता मुलायम सिंह यादव सांसद थे। वहीं रामपुर में लंबे समय से आजम खान का प्रभुत्व रहा है। आजमगढ़ सीट से बीजेपी ने उपचुनाव में एक बार फिर से मौका देते हुए भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतारा है। तो सपा की ओर से बदायूं से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बसपा ने पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट पर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। यहां पर बीजेपी ने घनश्याम सिंह लोधी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो समाजवादी पार्टी ने आसिम रजा को मैदान में उतारा है। बता दें कि लोधी ने हाल ही में बीजेपी का हाथ थामा है। इससे पहले वो आजम खान के करीबी रह चुके हैं। आजमगढ़ और रामपुर में मतदान की रफ्तार धीमी है। विपक्षी समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली लोकसभा सीटों आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव में 35 लाख से अधिक लोग उपचुनाव में मतदान करने के पात्र हैं और 19 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। शाम 3 बजे तक रामपुर में 32.19% वोटिंग हुई, तो आजमगढ़ में 37.82% वोटिंग दर्ज की गई। हालांकि 3 बजे तक के वोटिंग का प्रतिशत ज्यादा उत्साहजनक नहीं रहा। ये क्या इशारा कर रहा है? वहीं रामपुर में 50% वोटर्स मुस्लिम हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने रामपुर सीट पर अपना कैंडिडेट न उतारने का फैसला कर आजम खान को पहले ही वॉकओवर दे रखा है। तो कांग्रेस ने भी रामपुर सीट पर चुनाव नहीं लड़ा। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर करीब 19 लाख मतदाता हैं, जिसमें सबसे ज्यादा करीब 4.5 लाख यादव वोट हैं। मुस्लिम और दलित 3-3 लाख हैं, लेकिन मायावती ने आजमगढ़ से मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर अखिलेश के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर यह उपचुनाव आज चल रहा है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई हैं, क्योंकि अखिलेश यादव से पहले आजमगढ़ की सीट पर उनके पिता मुलायम सिंह यादव सांसद थे। रामपुर में लंबे समय से आजम खान का प्रभुत्व रहा है। आजमगढ़ सीट से बीजेपी ने उपचुनाव में एक बार फिर से भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव को मैदान में उतारा है। तो चलिए चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे फिलहाल जो अभी तक का वोट प्रतिशत है वो किस ओर इशारा कर रहा है और क्या ये दोनों सीटें पहले की तरह इसी पार्टी को जाएंगी या फिर इसमें कुछ बदलाव के संकेत भी हैं। देखने वाली बात होगी। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विजय उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और विनय कुमार सिंह हैं समाजवादी पार्टी से हमारे साथ। तो पहले आप सभी का स्वागत है। शुरुआत हरीश जी मैं आपसे ही कर लेता हूं। क्या लग रहा है अभी तक वोटिंग के परसेंटेज को देखकर और पूरे माहौल को देखकर? देखिए, वोटिंग परसेंटेज जरूर जो सामान्य से कम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसकी एक बड़ी वजह उपचुनाव में होती है कि उपचुनाव में लोगों का वोटिंग के प्रति वो रुझान नहीं रहती जो जनरल इलेक्शन में होता है। और दूसरा, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो गर्मी भी एक कारण हो सकता है जिसके कारण वोटिंग परसेंटेज सामान्य से या जनरल इलेक्शन से कम हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये पूरी भरोसे के साथ कह सकती है कि वो आजमगढ़ हो या रामपुर, दोनों लोकसभा क्षेत्रों की जो सम्मानित जनता है वो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के, भारतीय जनता पार्टी संगठन के, और हाँ जी बताएं बोलें। आवाज़ नहीं आ रही क्या? सर हम सुन रहे हैं आपको, आप बोलें, आप बोलिए हम सुन रहे हैं। हाँ, तो ये राजनीति को
कानून के राज को के लिए वोट करेगी। और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास और सबके साथ हुआ है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ दोनों लोकसभा क्षेत्रों की कमल निशान की विजय होगी। चलिए ठीक है। आपको ये उम्मीद है। विनय कुमार, आपको क्या लगता है कि अभी जो मौजूदा सीटें हैं वो वापस आ जाएंगी, या कहीं जो हरीश जी जो दावा कर रहे हैं वो सच तो नहीं हो जाएगा? भरोसा आपको है, लेकिन जनता को आप पर भरोसा है कि एक नहीं है। तो जनता को भरोसा, आजमगढ़ और रामपुर की जनता को भारतीय जनता पार्टी के हुए वर्तमान समय में जो कृत्य है उससे इनके ऊपर से भरोसा कहीं न कहीं उठ गया। और वहां पर समाजवादी पार्टी बहुत ही अच्छे अंतर के साथ आजमगढ़ और रामपुर में चुनाव जीत रही है। ये भारतीय जनता पार्टी खुद भी जानती है, लेकिन अब उपचुनाव है तो सहभागिता करनी है, क्योंकि देखिए उनको प्रत्याशी नहीं मिले। एक हारा हुआ प्रत्याशी था, उसको दोबारा उतार दिया आजमगढ़ में। और जो रामपुर है वो समाजवादी पार्टी से निकाला हुआ प्रत्याशी को कहाँ प्रत्याशी मिल रहे हैं। तो ये जानते हैं दोनों सीट हम जीत नहीं सकते, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर लड़ने को तैयार नहीं हुआ। ये दोनों सीटें हम जीत। हरीश जी, कैंडिडेट आपको मिले नहीं? हरीश जी, चलिए हरीश जी के पास हम जाएंगे। लेकिन विजय उपाध्याय भी हमारे साथ है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। विजय जी, ये दो लोकसभा सीटें, हालांकि इनके हार जीत से कोई बहुत ज़्यादा सियासी असर या राजनीतिक असर तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के पास इसके नतीजे के बाद अपने पक्ष में जो जीतेगा निश्चित तौर पर अपने पक्ष में माहौल बनाने का एक मौका तो जरूर होगा। देखिए, लोकसभा चुनाव 20 महीने बचे हैं और हार जीत का असर इस तरह से पड़ेगा। ये सीटें सपा की हैं और दोनों जगह 50% वोट सपा के, जो उनका समीकरण है, जैसे मुस्लिम ज्यादा सपा को वोट करते हैं या मुस्लिम यादव परंपरागत तौर पे माना जाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं। दोनों सीटों पे 50-50% है। रामपुर में अकेले माइनॉरिटी 50% है और आजमगढ़ में मुस्लिम और यादव मिला के 50%। और ये सीटें 2014 से इनके पास हैं, समाजवादी पार्टी के पास। अगर इन सीटों पे कोई उलटफेर होता है तब तो उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी वापस जीतती है तो इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मानी जाती है कि किले हैं, इनको कहा जाता है सपा का किला है, तो दोनों किला है। लेकिन आजमगढ़ में बसपा ने एक त्रिकोण बना दिया है। वहां एक मुस्लिम प्रत्याशी उन्होंने उतारा है जो समाज सेवी छवि का है। सपा में आए भी थे विधानसभा चुनाव में, लेकिन सपा ने टिकट नहीं दिया, वापस चले गए। AIM से चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव हार गए, क्योंकि AIM का कोई यहाँ यूपी में कोई आधार नहीं है। अब बसपा से लोकसभा लड़ रहे हैं। तो जो आजमगढ़ का चुनाव है, चूंकि वो सीट मुलायम सिंह की थी, फिर अखिलेश लड़े वहां से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सीट है। और बीजेपी 2019 में 3,30,000 वोट वहां पा चुकी है। हालांकि अखिलेश यादव के वोट 6,20,000 के आसपास थे। तो अगर वहां पे बसपा का वोट अलग होता है तो एक कठिन लड़ाई की स्थिति दिखती है दोनों के बीच में, तीनों के बीच में। और आज जो मतदान हो रहा है, चूंकि मतदान कम हो रहा है, इससे कई तरीके की बातें समझ में आती हैं। जैसे क्या रूलिंग पार्टी को वोट कम दे रहे हैं लोग, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से ये माना जा सकता है कि रूलिंग पार्टी का वोट कम हो सकता है, क्योंकि इम्पैक्ट भी कोई नहीं आना है, ना यूपी की गवर्नमेंट न केंद्र की सरकार पर, जो बात आपने भी कही। और दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी का ये चूंकि किला है, तो वहां पे अगर वो हारते हैं तो उनको एक मनोबल उनका गिरेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बहुत कोशिश करने के बावजूद और बहुत अच्छा माहौल सपा के फेवर में होने के बावजूद
सपा उतनी सीटें नहीं जीत सकी जितना कि सपा के समर्थक ही नहीं, जो निष्पक्ष पर्यवेक्षक हैं, जो लोग राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, उनको भी लगा था कि सपा की सीटें अच्छी खासी आएंगी, लेकिन वो 111-12 के पर आके रुक गए। तो उनके लिए एक चुनौती है ये। ठीक और है, इस सीट को भाजपा छीनना एक चाहती है। महत्वपूर्ण सवाल है, मैं आपसे विजय जी पूछना चाह रहा हूँ। इसमें सरकार के पास देखिए, यहाँ से दोनों भी सीटें अगर बीजेपी हारती है तो इसमें ऐसा तो नहीं कि केंद्र में सरकार नहीं गिर जाएगी, ऐसा कुछ संकट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पार्टी अगर ये जीत जाती है तो वो कोई सरकार बनाने का कोई कहीं दावा पेश कर देंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर खोने और पाने के लिए किसके पास ज़्यादा है? आप अगर देखें कि अखिलेश यादव इन सीटों को अगर पा लेते हैं तो वो दमखम के साथ अपनी आवाज़ को मुस्तैदी से रख पाएंगे दोबारा, और अगर वो खो देते हैं तो उन्हीं के लिए बहुत बड़ा इसमें नुकसान है कि वो सीटें भी अगर निकल जाएंगी तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशानियां आने वाले चुनाव में फिर खड़ी होंगी। तो खोना और पाना ये कौन सी पार्टियों के लिए कम ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, दोनों सीटों पे जो माइनॉरिटी वोटर है, हालांकि रामपुर में मेजोरिटी में है, इनका जो ट्रेंड है वो समझ में आएगा कि ये क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश। क्या ये सपा के साथ उसी तरह इंटैक्ट रहेंगे जैसे विधानसभा चुनाव में थे? क्योंकि रामपुर में कांग्रेस जो है सपा की खिलाफत कर रही है। वहाँ जो कांग्रेस का चेहरा है, वहाँ का जो परिवार, वो पूरी मुस्तैदी से, सिर्फ वही नहीं बल्कि कांग्रेस की जो जिला कमेटी, उसके तमाम पदाधिकारी सपा के खिलाफ, सपा को हराओ अभियान चला रहे हैं। और ठीक ऐसे ही आजमगढ़ में बीएसपी का जो कैंडिडेट है उसके पक्ष में वहाँ उलमा काउंसिल, उसने समर्थन किया है, एआईएम ने भी समर्थन कर दिया है। तो एक ऐसी स्थिति है कि माइनॉरिटी वोट जो लोकसभा चुनाव में 25-30 सीटों पे बहुत सीधा असर डालती है, उसका रुझान पता लगेगा कि क्या विधानसभा चुनाव के बाद उनके रुझान में कोई परिवर्तन आया है या नहीं आया है। लेकिन अगर सपा जीतती है अच्छी खासी मार्जिन से, जैसा पहले उनको वोट मिलता रहा है जी, तो इससे सपा का मनोबल मजबूत होगा और बीएसपी को काफी नुकसान हो जाएगा अगर बीएसपी आजमगढ़ में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है। बीजेपी के लिए ये चुनौती इसलिए है कि 2018 में 3 सीटें लोकसभा की वो हारे थे, और रूलिंग पार्टी जब चुनाव हारती है तो बड़ी बात होती है। बाई इलेक्शन हमेशा रूलिंग पार्टी का माना जाता है। जब सपा और बसपा की सरकारें थी तो 98% सीटें सपा बसपा की सरकार रहते हुए उन्होंने विधानसभा और दूसरी सीटें जीती थी। लेकिन भाजपा का परफॉर्मेंस 2017 से 22 के दरमियान जो सरकार पहला कार्यकाल था योगी जी का, उसमें वो बाई इलेक्शन में परफॉर्मेंस खराब थी। क्या दूसरे कार्यकाल में ये परफॉर्मेंस बेहतर होगी क्योंकि ज्यादा अनुभवी हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? तो मुझे ऐसा लगता है कि कई तरीके की चिट्ठीबाजी भी हुई है, आरोप भी लगे हैं, दूसरे के नाम पे वोट देने वाली कुछ महिलाओं को भी पकड़ा गया रामपुर में। तो कई बातें ऐसी हैं जहां पे ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। वास्तव में रिजल्ट जब काउंटिंग होगी तो समझ में आएगा। ठीक है, हरीश श्रीवास्तव, ये विनय कुमार सिंह का ये कहना कि आपके पार्टी को तो इसमें कैंडिडेट ही नहीं मिले, हारे हुए कैंडिडेटों पर एक बार फिर से दांव खेल रहे हैं, ये सोच करके ठीक है जीत गए तो जीत गए और हार गए तो फिर हमारा तो कोई नुकसान है ही नहीं इसमें। क्या इस नजरिए से चुनाव लड़ा जा रहा है क्या? हरीश जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज मिल रही है। हरीश जी, विनय कुमार सिंह ने, आपको आवाज मिल रही है? तो मैं सवाल दोहरा रहा हूं। विनय कुमार सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि आपको तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं, आप क्या चुनाव लड़ेंगे और किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, विनय कुमार सिंह जी को ये बताइए कि समाजवादी पार्टी का तो इतना चुनाव को लेके इतना निराशा में है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी किसी चुनाव में नहीं गए, ना आजमगढ़ गए, ना रामपुर गए। तो ये समाजवादी पार्टी कहीं ये कह करके अपनी को निराशा से उबारने का अगर प्रयास कर रही है तो उसकी निराशा से उबर नहीं पाएगी, क्योंकि दोनों जगह की जो सम्मानित जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के वो पक्ष में मतदान कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बिना भेदभाव की सरकार है। सभी लोगों को लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है और कानून का राज कायम हुआ है। गुंडे बदमाशों को जेल के शिक्षकों को पीछे भेजने का काम किया है। विकास और रोजगार के लिए एक बड़े पैमाने पर काम हुआ है। तो इन सब के पक्ष में आज उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता खड़ी है, देश सम्मानित जनता खड़ी है। और ये जो लोग जात पात की गुड़ाबाज करके, चाहे 19 का चुनाव रहा हो लोकसभा का या 22 का विधानसभा चुनाव रहा हो,
जो लोग इस तरह के गुड़ागड़ित कर रहे थे, वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि सरकार तो हम ही बनाने जा रहे हैं, उनको जनता जनार्दन ने अपना फैसला सुनाया था और पुनः उसी तरह का फैसला जनता जनार्दन सुनाने वाली है। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोग ये समझ सकेंगे कि आज देश की और उत्तर प्रदेश की जनता कहाँ खड़ी है और किसके साथ खड़ी है। ठीक है, विनय कुमार सिंह, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए हरीश जी, अपने हिसाब से जो भी कह लें, लेकिन उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ और रामपुर की जनता बखूबी जानती है। और रही बात, माननीय श्री आदरणीय अखिलेश यादव जी नहीं गए तो उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कहीं और चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं। वहां से माननीय अखिलेश यादव जी एक बार सांसद रह चुके हैं। वहां की जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है हम अखिलेश, हम अखिलेश। वहाँ पूरा आजमगढ़ अखिलेश है, तो वहां अखिलेश जी के जाने का कोई न जाने कोई मतलब नहीं है। चुनाव हम जीत रहे हैं और बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। हरीश जी की हताशा है ये कह सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि चुनाव ये हार रहे, इसीलिए देखिए निरहू को फिर ले आया गया, लोधी को किस तरह। इनके पास प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा लीडर या भारतीय जनता पार्टी का पुराना कोई नेता वहां से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। ये तो ऐसे ही बस दे दिए कि चुनाव हो रहा थोड़ा खेल लिया जाए, बाकी लोग सीरियस खुद नहीं है, जानते हैं। हरीश जी ये देखिए, क्या वाकई ऐसा है क्या कि चुनाव हो रहा है तो थोड़ा सा खेल लें, इसमें कोई सीरियसनेस नजर नहीं आ रही? बताया ना कि ये तो चुनाव परिणाम जिस दिन आएंगे समाजवादी पार्टी को दरअसल उस दिन पता लगेगा। और इसी तरह की जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस वाली जो बात थी समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता और नेता 2022 विधानसभा चुनाव के पहले कर रहे थे, और यहाँ तक कि वो तो अधिकारियों की लिस्ट बना रहे थे और कहते थे कि हम ही सरकार बनाएंगे। बहुत सारी बातें वो पब्लिक में कह रहे थे और पब्लिक ने क्या जवाब दिया, ये मुझे लगता है कि अभी तो चुनाव हुए बहुत दिन हुआ भी नहीं, और अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता अगर उसको विस्मृत कर गए हैं तो मुझे लगता है कि उनको फिर से पन्ना खोल लेना चाहिए। और फिर अगर वो नहीं खोलते तो जनता तो आज के बाद जब इसका परिणाम छब्बीस को आएगा तो अपने आप ही सबके सामने जो स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है विजय कुमार, ये चीज़ें ठीक है, पार्टियों की इसमें आपस में बातें जो हैं, आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो चलते रहेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहता हूं कि हालांकि इस चुनाव का बहुत ज़्यादा असर राजनीतिक रूप से या सियासी समीकरणों पर तो नहीं होगा, लेकिन इसका मैसेज साथ में ही और किस तरीके से जो है वो दूसरे राज्यों में या जहां पर चुनाव अब होने, हिमाचल की, गुजरात की हम बात करें तो क्या वहां तक भी इसका संदेश जा सकता है? देखिए, लोकसभा चुनाव चूंकि बड़ा चुनाव होता है, ये बाई इलेक्शन होता तो भी इसका इम्पैक्ट तो हर जगह पड़ता ही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जिन दोनों सीटों पर चुनाव हो रहा है वो एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सीट है, दूसरा जो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरा है, सबसे इम्पोर्टेंट लीडर है पार्टी के, आजम खां, उनकी सीट है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए इन दोनों सीटों का रिजल्ट बहुत मायने रखता है। अगर आजमगढ़ में बसपा जीत नहीं पाएगी, लेकिन अगर वोट ज्यादा ले आती है तो भी एक मैसेज जाएगा कि बसपा के लिए एक पॉजिटिव साइन होगा। और अगर कहीं बीजेपी ये चुनाव जीतती है, दोनों में से एक सीट भी, तो ये माना जाएगा कि समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है वो उसको फिर से नए सिरे से उसको विचार करने की जरूरत है। या उनके वोटों में अगर वो जीतते भी हैं लेकिन वोट बहुत ज्यादा घट जाते हैं और जीत बहुत कम मार्जिन से होती है तो उसका भी असर आएगा। इस बात की गुंजाइश बहुत ज्यादा है आजमगढ़ को लेके कि वहां हार जीत का जो आंकड़ा है शायद वो बहुत ज्यादा बड़ा न हो। रामपुर में उम्मीद है बड़ा होगा, लेकिन वहां भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी की आमने सामने की लड़ाई है। प्रतिष्ठा अपनी लगा के रखी है आजम खां ने, और चूंकि आजम खां जेल से बाहर निकले हैं और इधर उन्होंने समाजवादी पार्टी में काफी अच्छा पैकेज पॉलिटिकल ले लिया है, तो उससे जो दूसरे मुस्लिम लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी इस चुनाव को बड़े गौर से देख रहे हैं कि आजम साहब अपने जो किला है, जो उनका अपना किला है जहां माइनॉरिटी सबसे ज्यादा तादाद में है, वहां पे उनकी बाई इलेक्शन में जिस आदमी को उन्होंने खड़ा किया उसको जनता कितना रिस्पॉन्स करती है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है इसमें कि जनता किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है। और जो बात अभी
विनय कुमार सिंह समाजवादी पार्टी से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अब चुनाव में लड़ना, हालांकि बीजेपी हमेशा ये बात कहती आई है कि वो हर इलेक्शन को सीरियसली लेते हैं और हमने तो देखा है कि नगर निकाय चुनावों के भी हार जीत पर या उनके नतीजों पर प्रधानमंत्री तक और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अगर ट्वीट करके बधाइयाँ देते हैं तो इसका मतलब सीरियसली लेते हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि इस चुनाव में अपने हारे हुए, पिछले ही चुनाव में हारे हुए कैंडिडेट को एक बार फिर से उतारना बीजेपी की इसमें कोई खासी रणनीति इसमें हो सकती है या केवल एक आजमाइश ही है कि देखते हैं क्या होता है? ये मुझसे सवाल है। जी जी विजय जी, आपसे। देखिए, बीजेपी ने तो ठीक काम किया पत्रकार के नाते मुझे लगता है, इसलिए कि कंटिन्यूअस अगर कैंडिडेट आता है जो पिछली बार हारा हो और फिर वो चुनाव मैदान में हो और तो जनता को लगता है कि भाई पिछली बार ही हारा था, इस दरमियान भले वो चुनाव हारा हो उसकी क्या राजनीतिक भूमिका उस क्षेत्र को लेके रही और जीते हुए की क्या राजनीतिक भूमिका रही है, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करने का पब्लिक को मौका मिलता। मुझे लगता है कि भाजपा ने एक सही रणनीति को अपनाते हुए दोबारा दिनेश लाल यादव निरहुआ को चुनाव मैदान में उतारा है। और निरहुआ ने जो पहला बयान दिया था कि भाई 2 साल का मामला है, हम मुझको भी आजमा लीजिए, शायद मैं कुछ अच्छा कर सकूं, तो उन्होंने भी ये अपील करने की कोशिश की। क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश की सीट है, इसलिए सबकी निगाहें आजमगढ़ पे जरूर टिकी हुई हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए कि बसपा भी यहाँ त्रिकोणीय चुनाव को बना रही। अब कांग्रेस का ना होना दोनों सीटों पर ये बहुत मायने रखता है कि 2024 का जो चुनाव है उसमें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी भूमिका को टटोल भी नहीं रही है। उसको जैसे 2.3% विधानसभा चुनाव में उनको वोट मिले, तो लोकसभा का चुनाव उनके लिए एक मौका था कि फिर से उसको ट्राई करते कि जनता कम से कम उनके सिंबल को याद करती, लेकिन वो एकदम से चुनाव से बाहर अपने को उन्होंने रख लिया। तो शायद 2024 को लेके उनकी गंभीरता का एहसास इससे होता है। अच्छा, इसमें कुछ कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी अब ये मान करके चल रही है कि अब 2024 तक तो रिलैक्स करो, उसके बाद देखेंगे, कुछ माहौल बदलता दिखेगा तो मेहनत करेंगे। और इतनी मेहनत अगर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में की थी, उसका रिजल्ट जो है वो एकदम जीरो ही उसे कहेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं हताशा आ जाती है कि अब ये उपचुनाव लड़ने का भी मन ना करे। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जिस रणनीति से कांग्रेस ने काम किया उत्तर प्रदेश में, पूरी पार्टी को उन्होंने बदल दिया। चुनाव से ठीक पहले पार्टी में क्रांतिकारी बदलाव किया उन्होंने। पुराने कार्यकर्ता बाहर हो गए, पुराने नेता बाहर हो गए या घरों में बैठ गए, उनकी भूमिकाएं बड़ी सीमित हो गई। तो जो 8% वोट कांग्रेस को मिलता रहा है तमाम वर्षों में और कांग्रेस 8% की चैंपियन थी उत्तर प्रदेश में, उस वोट बैंक में भी उसके सेंध लग गई। ये एकदम से नई कांग्रेस खड़ी की है और बाई इलेक्शन में भी चुनाव न लड़ना, मुझे लगता है ये बड़ी रणनीतिक चूक है जो कांग्रेस ने कर दी। ठीक है, हरीश श्रीवास्तव, आखिरी कमेंट आपसे मैं चाहता हूं कि ये बाय इलेक्शन भी और आगे आने वाले समय में, क्योंकि हम देख रहे हैं गुजरात में भी चुनाव है, हिमाचल में भी चुनाव है और भी कुछ राज्यों में एक साथ चुनाव होंगे, तो क्या उसी का एक यहाँ से कोई मैसेज जो है वो निकलेगा यहाँ के नतीजों से? देखिए, हर सभी चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं और चुनाव परिणाम का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है, लेकिन अब चुनाव का प्रभाव गुजरात और इन विधानसभा होने वाले इन विधानसभा चुनाव में पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने नीतियों, कार्यक्रमों और नेतृत्व और संगठन के बल पर जनता के बीच हमेशा जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करके रहती है और जनता के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करती है, उनके सरोकारों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करती है और जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार तत्पर रहती है। इसलिए आज देश की जनता की हृदय की धड़कन भारतीय जनता पार्टी बन गई है, कमल निशान बन गया है। और जो भी चुनाव होंगे आप देखेंगे कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी नजर आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हरीश श्रीवास्तव, आप जुड़े, विजय उपाध्याय आप भी हमारे साथ जुड़े और विनय कुमार सिंह समाजवादी पार्टी से, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, अपना अपना पक्ष आप लोगों ने रखा। तो आजमगढ़ और रामपुर 2 लोकसभा सीटों पर ये उपचुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा देश में कुछ 7 विधानसभा सीटों पर और संगरूर की लोकसभा सीट पर और ये उपचुनाव जो है चल रहे हैं। वोटिंग 6 बजे तक होगी, देखना होगा कितने प्रतिशत तक वोट परसेंटेज रहता है, लोगों का रुझान क्या रहता है और 26 तारीख को नतीजे आएंगे तो क्या रिजल्ट भी यहाँ का रहता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।